आज आईएफपीएच पे हमारे साथ जो मेहमान हम जुड़े हुए हैं, डॉक्टर शिल्पी अग्रवाल जी। हाँ सर, मेरी स्क्रीन दिख रही है हाँ सर? मैम, विजिबल है। ओके ओके सर, मैं स्टार्ट करूँ? मैम ने अपने पिछले सेशन में इस पार्ट को वैसे भी आधा खत्म कर लिया था और काफी बखूबी, काफी अच्छे तौर पे समझाया था। मैम, आपका आईएफपीएच के मंच पे फिर से स्वागत है। और आप प्लीज अपना आज का सेशन शुरू कीजिए और हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए। थैंक यू सर। आज का मेरा सेशन है शिशु आयु वर्ग में असामान्य व्यवहार को समझना, जिसका पार्ट 1 हम लोग ने पहले करा था और अब इसके आगे का मैं आज करने वाली हूँ। सो पिछली बार भी हम लोग ने सारे बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को जिस्ट में समझा था। इस बार मैं केसेस मैंने एक एडीएचडी का और एक ऑटिज्म का केस लिया है। तो हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं बिहेवियरल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। वो वो मेंटल डिसऑर्डर्स जिसमें कि रिपीटेटिवली एक एक ही बिहेवियर को बार बार परसिस्टेंटली और रिपीटेटिवली, स्पेशली चिल्ड्रन या कोई अगर वो चिल्ड्रन की एज में अगर उनको नहीं रोका गया या नहीं ठीक करा गया, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करा गया, तो फिर वो टीनेज और एडल्ट और एल्डरली पीपल तक रहता है। बाकी सबसे ज्यादा ये कॉमनली चिल्ड्रन में देखा जाता है। और इसको बिहेवियरल डिसऑर्डर कब किसी बच्चे को बिहेवियरल डिसऑर्डर के अंडर में माना जाएगा, जब वो उस एज के सेम एज के बच्चों के साथ अगर उसको देखा जाए तो उसका बिहेवियर एबनॉर्मल होगा या इनअप्रोप्रिएट होगा। और उसके बिहेवियर की वजह से जो और रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं या उसके कलीग्स और फ्रेंड्स हैं, वो अपनी एक्टिविटीज से उन सबको डिस्टर्ब करते हैं। तो दिस इज देन ओनली द चाइल्ड और द पर्सन इज सेड टू हैव, तभी उसको बिहेवियरल डिसऑर्डर बोला जाता है। अगर ये बिहेवियरल डिसऑर्डर परसिस्ट करता है तो बड़ी एज में जाके कई बार इट कन्वर्ट्स इनटू क्रिमिनल बिहेवियर आल्सो। इट कैन कन्वर्ट टू क्रिमिनल बिहेवियर आल्सो। और ये मेनली सबसे ज्यादा अगर एपिडेमियोलॉजिकल बात करें तो तीन डिसऑर्डर्स हैं: अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको हम लोग कॉमनली एडीएचडी बोलते हैं। एक ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर होता है जिसको ओडीडी बोलते हैं। और एक कंडक्ट डिसऑर्डर होता है। ये तीनों सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में। और इन सबके क्राइटेरिया डिफरेंटली कि कब बच्चे को एडीएचडी बोला जाएगा, कब ओडीडी, कब कंडक्ट डिसऑर्डर, कब ऑटिज्म। तो इन सबका मेंशन जो है वो मैं डीएसएम को रेफर करके हम लोग देख सकते हैं। और अभी लेटेस्ट डीएसएम 6 में इसका मेंशन है। अब बात करते हैं हम एडीएचडी की, क्योंकि मैं आज एक एडीएचडी का केस प्रेजेंट करने वाली हूँ। तो एडीएचडी, जिसका फुल नेम है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो अर्ली चाइल्डहुड में स्टार्ट हो जाती है। और उसके सिम्टम्स, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, इन अटेंशन और हाइपर एक्टिविटी, दो मेन सिम्टम्स हैं इसके। फर्स्ट है इन अटेंशन, मतलब बच्चा जो है वो एक चीज पर कंसंट्रेट या अटेंशन नहीं पे कर पाता। और दूसरी चीज होती है उसका इम्पल्सिव नेचर या हाइपर एक्टिव नेचर। तो दीज टू, ये दो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है। इसके कई सारे और भी प्रेजेंटेशंस हैं। और इन अटेंशन के साथ भी कई बार बहुत सारी और सिम्टम्स मिलते हैं देखने को। लेकिन ये दो जो है, इन अटेंशन और हाइपर एक्टिविटी या इम्पल्सिविटी, ये दो मेन प्रेजेंटिंग फीचर्स होते हैं एडीएचडी के। और हाँ, इस यहाँ पे एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी। इसको हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा मूवमेंट करता है और हाइपर एक्टिविटी होती है, तो इसको हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर भी आईसीडी 10, ये दो क्राइटेरियाज हैं। एक डीएसएम है
जहाँ डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, एक डीएसएम है और एक आईसीडी क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस है। इन दोनों में इन डिसऑर्डर्स का मेंशन करा हुआ है। देखिए, तो दोनों, इन दोनों में हमें इनके जो भी कैसे हमें डायग्नोस करना है, किन सिम्टम्स के बेसिस पे डायग्नोस करना है, हमें ये आईसीडी-10, मैंने इसमें आईसीडी-10 और डीएसएम-5 से लिया था। तो बच्चों में मेनली देखा जाए तो जो एडीएचडी है वो ज्यादातर प्री स्कूल चिल्ड्रन, मतलब क्योंकि छोटी सी 1 या 2 ईयर का बच्चा होता है, 1 से 2 ईयर के बीच में ये पेरेंट्स को पता लगने लग जाता है कि द चाइल्ड may लीड टू या इज सफरिंग फ्रॉम एडीएचडी। और अगर कई बार वो अननोटिस्ड रह जाता है तो प्री स्कूल में जैसे ही बच्चे का एनरोलमेंट होता है, मतलब वो नर्सरी या प्ले ग्रुप में जैसे ही बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, तब वहां पे टीचर्स ये बच्चे की शिकायत करते हैं पेरेंट्स को, एंड पेरेंट्स जो उन्होंने अनऑब्जर्व्ड या फिर शायद नॉर्मल सोच के छोड़ दिया होता है वो उनको पता लग जाता है। क्योंकि बच्चे को सबसे ज्यादा स्कूल में बच्चे के सिम्टम्स कैसे होते हैं कि वो एक जगह पे बैठता नहीं है, दूसरों को बहुत ज्यादा दूसरे बच्चों को बहुत परेशान करना करता है, पढ़ने नहीं देता है, जो टीचर बोले उसका ऑपोजिट मतलब वो मानता नहीं है। थोड़ा बहुत सब बच्चे करते हैं, लेकिन जो एडीएचडी का बच्चा होता है वो थोड़े बहुत से भी बहुत ज्यादा होता है। सो वो डिफरेंशिएट, आजकल तो प्री स्कूल के टीचर्स भी डिफरेंशिएट करने लग गए हैं, और वो भी बताने लग गए हैं कि आप किसी साइकेट्रिस्ट या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास अपने बच्चे को एक बार दिखा दीजिए। जो ये जो एडीएचडी होता है उसके सिम्टम्स जो हैं वो कई बार प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने के वजह से कई बार ये एडोलेसेंस एज तक या कई बार अडल्टहुड तक परसिस्ट करते रहते हैं। और मेनली पेरेंट्स को भी एक्सेप्ट करने में या पेरेंट्स को भी मतलब बच्चे को दिखाने में कई बार बहुत टाइम लेते हैं। और जब अगर इसका मीडियन एज देखी जाए, जो सर्वे में लास्ट सर्वे हुआ था उसमें जो मीडियन एज पाई गई थी वो 7 इयर्स थी, और जिसमें कि ज्यादातर बच्चे 6 इयर्स के पहले डायग्नोज कर लिए जाते हैं। इसका रेट देखा जाए तो मतलब ग्लोबल बर्डन देखा जाए अगर, तो इसका डिजीज होने का ग्लोबल बर्डन जो है वो 18 इयर्स मतलब एडल्टहुड के पहले ही है। अब आते हैं हम केस के ऊपर। इस केस में, ये मैंने एक केस लिया था, ये एक बच्चे का केस है जो 4 इयर्स का है और मेल चाइल्ड है। इसकी कंप्लेंट्स लेके पेरेंट्स आए थे उसके साथ, और उसकी मेन कंप्लेंट थी रेस्टलेसनेस, जैसे मैंने पहले भी बताया। उसमें बच्चा जो था वो एक जगह पे 5 मिनट्स 10 मिनट्स भी बैठ नहीं सकता था। उसको एक एक जगह पे भी बैठकर चैन नहीं पड़ता था, कभी इधर उठेगा फिर उधर बैठेगा, इधर कुछ छुएगा कुछ देखेगा, एक सब्जेक्ट के ऊपर एक टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेट, जैसे मैम एबीसीडी भी पढ़ा रहे हैं तो उसका कंसंट्रेशन उसमें नहीं होगा, वो कुछ और ही कर रहा होगा, बहुत जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। और उस डिस्ट्रैक्शन के साथ साथ उसका बिहेवियर भी बहुत एग्रेसिव था। जब भी उसको कोई कुछ बोले तो उसको बहुत गुस्सा आता था और वो एग्रेसिव हो जाता था। उसको जेनाइटल्स को हैंडल करने की भी हैबिट होने लग गई थी 3 इयर्स से। और वो बहुत छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस पूछता रहता था, बट उसको छेड़ने की मतलब कोई इंसेक्ट चींटी होगी, लिजर्ड के पीछे भागना, कोई भी ऐसे इंसेक्ट्स को मारना, उसको हार्म करना, कॉपी से दबाना, ये सब ऐसा उसका एटीट्यूड था। अब एक मिनट। जब भी वो मतलब, और ऐसा सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं नोटिस करा गया, क्योंकि प्री स्कूल में तो कैसा होता है कि टीचर्स मतलब खेल खेल में बच्चों को सिखाते हैं, और वो तो इसको मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ध्यान देके इसको, और कि खेल में शायद वो सीख जाए, तो वो खेल करके या बोल बोल के उसमें भी उसका ध्यान नहीं होता था, उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता था। बस जो भी दूसरा क्या कह रहा है, जब
उसके उससे जो कुछ भी खा जाए उसमें उसका कंसंट्रेशन नहीं होता था, उसके अलावा दूसरी चीजों में उसका कंसंट्रेशन होता था। वो अगर खेल रहा है तो उसमें दूसरे बच्चों के ऊपर खेलना, दूसरी जगह पे सामान छूना, ये सब उसकी हैबिट थी। ये सब उसके बिहेवियर में अनकॉमन बिहेवियर्स थे। फिर जो भी खेलेगा वो सामान तोड़ देना, भूल जाना, जो उसको बोला जाए उसको नहीं फॉलो करना, और जिद करना। उसका ऑपोजिट जो उसके पेरेंट्स समझाए या टीचर समझाए उसको ना फॉलो करके उसको ऑपोजिट करना, ये सब उसने डेवलप कर रखा था अपने बिहेवियर में। दूसरों को तकलीफ देना और खिलौने तोड़ देना, संभाल के नहीं रखना। तो दीज वर द थिंग्स जो मेन कंप्लेंट लेके उसके पेरेंट्स आए थे। और जब वो 2 इयर्स का था तो उसके पेरेंट्स ने उसको स्कूल में डाला था। तब वो जैसे प्ले ग्रुप में जाता था, खाली उस खेल नहीं, मतलब खेल ही करवाते थे वो तब 1 साल के लिए। तब भी एक जगह पे बैठना तो कभी उसने करा ही नहीं कि वो एक क्लास में थोड़ी देर के लिए एक गेम को खेला हो उसने। फिर बच्चों को धक्का देना, उनको काट लेना, काटने की शिकायत भी उसकी 3-4 बार। एक बच्चे के तो पूरा खून निकल आया था, इतना तेज काट लिया था उसने। तो यही उसका एटीट्यूड था। उसको हाथ पैर हमेशा मूव होते रहते थे, कोई भी खेल पूरा नहीं करना, कोई भी काम पूरा नहीं करना। दीस और हर चीज के बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछना। जैसे बड़ा हो गया तो ये बर्ड उड़ती कैसे है, फिर पानी में ये रिपल्स क्यों होते हैं, तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछना, ये सारे उसकी हैबिट्स थी। ये मैंने पहले भी बताया कि शुरुआत तो उसकी ऐसे हुई थी कि वो पहले अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानता था। जैसे मम्मी बोल उसकी मदर बोलते थे कि तुम ये काम मत करो, तो उसको उल्टा काम करना कि हम तो यही, वो तो वही काम करेगा जो उसको मना करा जाएगा। बाद बाद में तो उसके पेरेंट्स ने उसको कहना भी बंद कर दिया था, क्योंकि उनको पता लग गया था कि अगर हमने ये बोला तो ये इसका उल्टा करेगा ही करेगा। कोई भी खिलौने को अपना ध्यान नहीं रखना। यहाँ तक कि उसकी कंप्लेंट्स जब वो स्कूल गया तो और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उसको और मतलब उसका एरिया जो था वो और बढ़ गया, क्योंकि उसको और बच्चे मिले और टीचर्स मिले जिनको वो परेशान कर सकता था, या जिनके साथ वो ये बिहेवियर जिसको एक्सप्रेस कर सकता था। पहले तो सिर्फ पेरेंट्स थे, बाद में उसके स्कूल में और ये वर्सन हो गई कंडीशन। उसने कभी लेकिन झूठ नहीं बोला, और उसको चोरी करने की आदत नहीं थी, लेकिन कई बार इसमें स्टीलिंग की भी, कई बच्चों को ऐसा देखा गया है कि उनको स्टीलिंग भी डेवलप हो जाती है। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं था। और उसके पैटर्नल साइड में पेरेंट्स, जो उसके ग्रैंडफादर थे, उनको ये डायबिटीज थी और उनको अल्कोहलिज्म का भी हिस्ट्री था। डिप्रेशन वो ऐसा कंफर्म नहीं थे, लेकिन उनको ऐसा था कि शायद उनके फादर को डिप्रेशन है, ऐसा कुछ उनका ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था। लेकिन ऐसा बोलते थे कि मुझे मेरे फादर को डिप्रेशन है, उसके पापा को, उसके दादाजी को। और मदर की साइड में तो ऐसा कुछ भी फैमिली हिस्ट्री नहीं मिली। जब उसकी और केस हिस्ट्री ली गई, तब उसमें पता लगा कि जो उसकी मदर थी, क्योंकि ये एडीएचडी ज्यादातर या तो मदर की पास्ट हिस्ट्री या मदर की मेंटल स्टेट ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी या लेबर या पोस्टपार्टम पीरियड से, कई बहुत बार ऐसा पाया गया है कि जो एडीएचडी है वो मदर की इलनेस की वजह से, या मदर के स्ट्रेस या ग्रीफ या सॉरो या कुछ ऐसे इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स होते हैं जो कई बार लीड करते हैं बच्चे में एडीएचडी को, या बच्चे में और भी बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को। तो उसकी मदर की हिस्ट्री ली, तो उसमें पता लगा कि क्योंकि उसकी मदर ने लव मैरिज करी थी, और अ, वो उसकी मदर लव मैरिज करना चाहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने पहले तो वो नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में उसके पेरेंट्स ने मान के उसकी मैरिज करवा दी थी। और उसके पेरेंट्स जो हैं वो बहुत लड़ते थे, कई बार उसको मारते भी थे। फिर लेकिन उसकी मदर जो है वो प्रेगनेंसी के पहले भी और उसके बाद
मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पर भी वो बहुत ज्यादा अपसेट और हेल्पलेस, और उसको अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता था कि उसको वो लव, वो केयर, वो अफेक्शन नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था। और वो इसको किसी को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती थी। उसकी शादी के बाद जब उसके हस्बैंड और इन लॉज थे वो तो थोड़े सपोर्टिव थे, बट जो उसके पेरेंट्स थे वो बहुत लड़ते थे, और उनके घर का मतलब एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, लेकिन वो चीज उसके मन में हमेशा रहती थी इवन आफ्टर मैरिज। तो जो ये चाइल्ड बॉर्न हुआ, उसकी उसके तो सब कुछ, वेट है, पल्स रेट है, एवरीथिंग वाज नॉर्मल, एंड उसका अपगर स्कोर भी 9 था। सारे वैक्सीनेशंस भी लिए थे, और बाकी वीनिंग लैक्टेशन भी प्रॉपर था, उसने फीड भी प्रॉपर लिया हुआ था ना। इस पेशेंट का के बारे में बात करें, जो ये बच्चा है 4 साल का, वो क्योंकि अपने दादा दादी और उनके साथ रहता था और बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव थे उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उसके लिए। और हर समय वो, जैसे उसकी मदर बोले भी कि इसको ये, मतलब इसकी बात मत मानिए, इसको डांटिए, तो वो लोग उसको हमेशा, कभी उसको पनिशमेंट नहीं देने देते थे। उसकी मदर बोले भी कि तुझे आज टीवी को नहीं देखने को मिलेगा, कार्टून नहीं देखने को मिलेगा, तुमने ये करा, तुमने कहना नहीं सुना, तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स क्या करते थे, उसको छुप छुप के सब कुछ जो वो मांगे उसकी सारी विशेस को पूरा करते थे। तो उसको पूरा सपोर्ट मिलता था अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, और अगर उसके पेरेंट्स उसको डांटे तो वो नहीं करने देते थे। उसको दूसरे बच्चों के साथ खेलने में तो अच्छा लगता था, लेकिन वो अपने टॉयज के लिए बहुत पोजेसिव था। फिर वो कुछ भी, अगर कोई भी, अगर दूसरा बच्चा वो सबके टॉयज के साथ खेले, लेकिन अगर कोई उसका टॉय खेलेगा तो उसको बहुत गुस्सा आने लगता था। और कार्टून्स देखना उसको बहुत अच्छा लगता था, और वो कार्टून्स को इतना ज्यादा मिमिक करता था कि कई बार तो वो उसी कार्टून कैरेक्टर के जैसे बोलने भी लगता था, कि उसी वॉइस में अपनी मम्मी से कुछ बोलेगा, उसी वॉइस से अपनी दादी में कुछ बोलेगा। इवन जब वो क्लिनिक पे आया तो वो ऐसे ही शिनचैन जैसे बन के बोल रहा था। बाकी उसको फिजिकली कुछ और प्रॉब्लम नहीं थी। फिजिकल जनरल्स में देखा जाए तो उसको एपेटाइट थोड़ा कम था, पर्सपिरेशन बहुत ज्यादा था, और उसको डिजायर बहुत ज्यादा चॉकलेट और ठंडे की, स्पेशली आइस की, मिल्क और स्वीट्स की थी। और पेशेंट जो था वो हॉट था। उसको, he did not like to cover while sleeping। मेंटल्स में उसका ऐसे दूसरों को हार्म करने वाला बिहेवियर था, दूसरों से क्वेश्चंस पूछने का, छोटी छोटी बातों पे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाना, ये सब करता था। फिर उसकी नेल बाइटिंग की हैबिट थी, डिस्ट्रक्टिवनेस थी, फिर डिसोबीडियंस थी, और क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स और ऑब्स्टिनेट नेचर। ये इसके जिस्ट में मेंटल्स मैंने कंसिडर करे थे। नरिशमेंट प्रॉपर था, बिल्ट एडिक्वेट थी, और एनीमिक और एक्ट्रेस नहीं मिला। उसका एक स्केल होता है एडीएचडी रेटिंग स्केल, वो हमने कैलकुलेट करा था फर्स्ट टाइम पे जब उसने विजिट किया था, तो उसका 47 आया था। जब पेशेंट क्लिनिक पर आया तो फर्स्ट कंसल्टेशन पर पेशेंट, उसके पेरेंट्स उसको अच्छे से रखते थे, तो वो वेल केप्ट था, फिर ओरिएंटेड था, और क्या वो दिखाने आया है ये सब भी वो जानता था। तो उसके साथ रेपो बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं हुई, वो आई से आई कांटेक्ट भी उसका नॉर्मल था। और जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ क्लिनिक पे रहते हैं उनके साथ भी वो नॉर्मली बोल रहा था, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो बोल भी रहा था। तो क्लिनिक पर जो फर्स्ट विजिट थी उसमें कुछ ऐसा एबनॉर्मल नहीं नोट करा। बस उसको क्या था कि वो थोड़ा रेस्टलेसनेस दिख रही थी उसकी, और बाकी उसकी मेमोरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही थी। लेकिन बस जो उसे जैसे कुछ कुछ चीजों को छूना, सीट से उठ के इधर की साइड पे आके पेन को उठा लेना, ये सब उसका कॉमन फाइंडिंग्स जो हम लोग को मिली थी वो थी।
ये तो अब केस का जब एनालिसिस करा तो हम लोग ने उसका केस का पूरा रिपोर्टराइजेशन करा था। तो उसको फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में मेडोराइनम 200 का एक डोज दिया था, और उसके बाद 6 मंथ्स के बाद, नहीं 4 मंथ्स के बाद उसको फिर से हम लोग ने टैरेंटुला दिया था। टैरेंटुला उसके एक्चुअली पहली बार जब हमने मेडोराइनम दिया था तो रिपोर्टरी में मेडोराइनम भी आ रहा था, टैरेंटुला भी आ रहा था, लेकिन हम लोग ने पहले मेडोराइनम दिया। उसके 4 मंथ्स के बाद फिर हम लोग ने टैरेंटुला दिया। उसकी ये जो मदर की हिस्ट्री थी उसको कंसिडर करते हुए, जो इमोशंस मदर के थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको कंसिडर करते हुए हम लोग ने उसको टैरेंटुला दिया। और मेडोराइनम के बाद भी उसको थोड़ा रिलीफ हो गया था। वो थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ा था, बट इट वाज नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी। तो फिर हम लोग ने वी थॉट ऑफ चेंजिंग द मेडिसिन एंड इट वाज कंसिडर्ड एज टैरेंटुला। ये है केस का डिस्कशन पार्ट। इसमें क्या हुआ कि क्योंकि हम लोग ने इसकी केस का जो बेसिस था प्रिस्क्रिप्शन का, वो उसकी मदर की, जब वो प्रेग्नेंट थी और जब उसके पहले उसकी मदर का जो मेंटल कोर था वो था, शी वॉज नॉट फीलिंग दैट शी हैड अ फीलिंग दैट शी वॉज नॉट लव्ड, शी वॉज नॉट गिवन प्रॉपर केयर एज अदर चिल्ड्रन ऑफ द फैमिली आर गिवन। जैसे कि उसके फ्रेंड्स थे, जैसे कि उसने और लोगों को देखा था, तो उतना प्यार उसको नहीं मिला था। ये उसके मन की मेन कोर फीलिंग थी। और यही फीलिंग उसके बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में शायद इसकी वजह से ही उसके बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में पूरा प्रॉपर नहीं हुआ और उसको अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम हुआ। टैरेंटुला देने के बाद पेशेंट की कंडीशन बहुत बेटर हो गई थी। और उसके बाद फिर अभी 3-4 मंथ्स पहले तक ही उसका हम लोगों ने हिस्ट्री लिया, फिर अभी उसके बाद से वो आया नहीं है, लेकिन ही वॉज मच बेटर आफ्टर गिविंग टैरेंटुला। एक और मैं ऐसे केस मैं लास्ट टाइम कर रही थी डिस्कस, लेकिन वो टाइम खत्म हो गया था। एक्चुअली एक और केस था, वो उसका मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है। उसमें कैसा था कि वो सेरेब्रल पाल्सी का केस था। उसमें बच्चा वॉज 3 years ओल्ड, बट ही कुड नॉट इवन स्टैंड, ही कुड नॉट इवन सिट, वो बैठ भी नहीं पाता था, वो चल भी नहीं पाता था, वो खड़ा भी नहीं हो पाता था। और 6 मंथ्स तक उसका 6 मंथ्स तक उसका डेवलपमेंट तो नॉर्मल रहा, लेकिन 7th-8th मंथ ऑफ डिलीवरी के बाद से उसका जो डेवलपमेंट है वो पता नहीं अपने आप से डिले हो गया था। और जो अपनी एज के 2.5 years का फर्स्ट टाइम आया था तब वो था। तो जो 2.5 years के बच्चे होते हैं नॉर्मली दे कैन, वो चल लेते हैं, बैठ लेते हैं, बोल लेते हैं। उनमें से वो कोई भी माइलस्टोन्स उसका हुआ नहीं था, सिर्फ लेट पाता था। और वो पलट लेता था। जैसे उसको अगर एक जगह लिटाया तो खिसक खिसक के वो आगे बढ़ लेगा और साइड्स पलट लेगा। तो उसकी हम लोग ने केस चेकिंग करी, उसकी हिस्ट्री पूरी ली। फिर हम लोगों को मिला कि उसकी मदर के फर्स्ट टाइम में तो हाँ पता नहीं चल पाया था, क्योंकि उसकी मदर कुछ बता नहीं रही थी ज्यादा। उसके इन लॉज के साथ आई थी वो। लेकिन उसके बाद 2-3 केस फॉलोअप्स के बाद उसकी मदर ने बताया कि उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पर शी वॉज स्कोल्डेड, मतलब उसके फादर की डेथ हो गई थी प्रेगनेंसी के टाइम में ही। और उसके बाद उसके जैसे उसके प्रेगनेंसी में उसके फादर की डेथ हुई, तो उसके बाद से उनके इन लॉज का एटीट्यूड एकदम चेंज हो गया। और उसके बाद से वो लोग एकदम भी सपोर्ट नहीं करते थे। वो कुछ भी कहे उसको, मतलब उसकी केयर कम करना, उसके बातों को ना सुनना, उसको अनदेखा करना, ये सब करने लग गए थे वो लोग। और उसको बहुत
एक तो शॉक की कंडीशन में उसको उसके फादर की डेथ, और उसका इन सब एटीट्यूड जो चेंज हो गया था उसके इन लॉज का, उसके फैमिली मेंबर्स का, उसका उसका भी रीजन उसको लगता था क्योंकि उसके फादर की डेथ हो गई है। तो वो शॉक की कंडीशन में ही उसने 3 मंथ्स पहले, डिलीवरी के 3 मंथ्स पहले ऐसा हुआ था, तो उसी शॉक की कंडीशन में उसने वो बेबी को डिलीवर करा था। और उसके बाद से उसने एक 1.5 साल तक शी कुड नॉट, वो इस शॉक से रिकवर नहीं कर पाई थी। 1.5 साल के बाद वो धीरे धीरे उसने कुछ काउंसलिंग के सेशंस लिए, और क्योंकि वो अपने बच्चे की प्रॉपर केयर नहीं कर पा रही थी तो उसने काउंसलिंग के, मेडिटेशन के करने लगी, तो थोड़ा उसने रिकवर कर लिया था। उसके भी 1 साल के बाद जब वो बच्चा 2.5 साल का हो गया था तब वो दिखाने आई अपने बच्चे को। 1 साल तक तो वो अपने बच्चे की भी प्रॉपर केयर नहीं कर पा रही थी। फिर जब वो आई तब तब उसको हम लोग ने केस चेकिंग करा। फर्स्ट टाइम तो हम लोग ने उसको प्लेसिबो ही दिया था बच्चे को, क्योंकि कुछ प्रॉपर हिस्ट्री मिल नहीं पा रही थी। 3-4 वीक्स के बाद, 3-4 फॉलोअप्स के बाद उसकी मम्मी ने ये सब पूरी सिचुएशन समझाई जब वो अकेले आई थी। फिर उसको इग्नेशिया 1 एम की सिंगल डोज दी गई थी उस बच्चे को। और उसका वीडियो एक्चुअली मेरे पास उसका वीडियो भी था, लेकिन अभी वो फोन खो जाने की वजह से वो वीडियो चला गया। उस बच्चे को ने चलना शुरू कर दिया, बैठना शुरू करा धीरे धीरे, फिर चलना शुरू कर दिया। और ये सब कुछ होने में भी शायद 7 to 8 मंथ्स ही लगे खाली। एंड वो नॉर्मली मतलब पकड़ पकड़ के चलने लग गया था, जैसे अपने पापा का हाथ पकड़ के चलने लग गया। और ये सब सिर्फ एक सिंगल डोज ऑफ इग्नेशिया 1 एम के बाद से ही हो गया था। 3 महीने बाद उसने बैठना शुरू कर दिया था, और 6 महीने के बाद वो अपने पापा का हाथ पकड़ के इन द हॉस्पिटल इटसेल्फ वो चल लेता था। बोलना तब तक उसने नहीं शुरू करा था, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे वर्ड्स बोलने शुरू करे थे। पापा, माँ, बाबा, ऐसे मतलब वो मोनोसिलेबल वर्ड्स यूज करता था, एक एक वर्ड वाले। और इतना इम्प्रूवमेंट उसको 8 मंथ्स में हो गया था। तो दीज आर 2 केसेस which I wanted to discuss. अब मैंने इसमें कुछ रूब्रिक्स जो हम लोग बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में मेनली कंसिडर करते हैं, क्योंकि जो हमारी केस टेकिंग होती है वो डिफरेंट, होम्योपैथिक केस टेकिंग इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि हम लोग सिर्फ पेशेंट की कंप्लेंट को ही नहीं कंसिडर करते। जिस कंप्लेंट के लिए पेशेंट आया है वो तो है ही इम्पोर्टेंट, बट पर जो केस टेकिंग होती है वो तब से शुरू हो जाती है जब से पेशेंट जो है वो क्लिनिक में एंटर होता है या हॉस्पिटल में एंटर होता है। उस टाइम से केस टेकिंग शुरू होती है, और जब तक वो पेशेंट मेडिसिन लेके चला जाता है तब तक वो केस टेकिंग स्टार्ट ही रहती है। क्योंकि देयर आर मेनी ऑब्जर्वेशनल पॉइंट्स, बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशंस होते हैं जो शायद और किसी पैथी में इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन होम्योपैथी की यही स्पेशल फीचर है कि पेशेंट जो बता रहा है उसके साथ साथ हमको अपने ऑब्जर्वेशंस भी कंसिडर करने पड़ते हैं। और उनको कंसिडर करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको कंफर्म करके कंसिडर करना, मतलब ऑब्जर्व करना, फिर उनको कंफर्म और रिकंफर्म करके फिर कंसिडर करना केस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ऑब्जर्वेशन तो करा गया, लेकिन शायद वो ऑब्जर्वेशन का इंटरप्रिटेशन गलत हो जाए, तो उससे भी जो सिमिलिमम है वो नहीं मिल पाती है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, या ऑब्जर्वेशन करना तो इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन ऑब्जर्वेशन का सही इंटरप्रिटेशन करना कि ये ऑब्जर्वेशन क्यों हो रहा है वो भी साथ साथ इम्पोर्टेंट है। और उसमें गलती होने की वजह से मेडिसिन का सिलेक्शन भी कई बार गलत हो सकता है। सो जैसे पेशेंट कैसे चलता है, क्या उसका फिजिकल अपीयरेंस है, वो बैठता कैसे है, उसके एक्सप्रेशंस क्या है, उसके आंसर देने का तरीका क्या है, फिर वो क्या क्वेश्चंस को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसका क्लिनिक के अंदर घुसने के बाद कैसा बिहेवियर है, वेटिंग रूम में कैसा बिहेवियर है, और जहाँ पे हम या कोई हमें हेल्प आउट कर सकता है उसके डिफरेंट बिहेवियर्स को नोट करने में, तो वो हम सब नोट कर सकते हैं। और उससे एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि जब हम हमारे पास एक ग्रुप ऑफ सिमिलर मेडिसिन होगा तो उसमें से हमें
सिमिलिमम ढूंढने, मतलब जो मोस्ट सिमिलर मेडिसिन है वो ढूंढने में इन सबसे हेल्प हो जाती है। सो जैसे ही पेशेंट, यही एक होम्योपैथी की स्पेसिफिक केस टेकिंग की ब्यूटी है और इम्पोर्टेंस है, कि हमें पेशेंट की तकलीफ का ही नहीं बल्कि उसको एज अ होल, वो खुद एक इंडिविजुअल है, उसको ठीक करना इम्पोर्टेंट होता है। और उसके लिए हमें उसी के जैसी ही एक रेमेडी ढूंढनी होती है जो सेम, मतलब सिमिलर सिम्टम्स प्रोड्यूस करे, सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशन की हो, सिमिलर टेम्परामेंट की हो, सिमिलर बिहेवियर और एक्सप्रेशन हो। तो उसके लिए हमें ये सब कुछ जानना जरूरी होता है। तो जब पेशेंट कंसल्टेशन के लिए आता है तो कई सारे ऐसे रूब्रिक्स मैंने इसमें कंसिडर करे हैं। जैसे कुछ उनमें से कुछ रूब्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे कि एंजाइटी विद पर्सपिरेशन फेस पे। फिर पेशेंट को कुछ ऐसा कुछ काम नहीं है लेकिन वो अपने आप को बहुत बिजी दिखा रहा है। फिर इम्पल्सिवनेस, तुरंत रिएक्शन करना वो। फिर रेस्टलेस एक्टिविटी, जैसे कई बार होता है कि हम लोग देखते हैं पेशेंट कंसल्टेशन रूम के बाहर ऐसे ऐसे चलता रहता है, झांकता रहता है। कई बार डोर ओपन, विंडो नहीं होगी तो डोर ओपन कर करके देखेगा कि मेरा नंबर कब आएगा, इतनी देर क्यों लग रही है डॉक्टर को पहले वाले केस को देखने में। तो वो सब उसकी रेस्टलेस एक्टिविटी को दिखाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि, ये मैंने जो पहले बोला ना कि ऑब्जर्वेशन तो इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने ये तो ऑब्जर्व कर लिया कि ये रेस्टलेस एक्टिविटी है, बट उसको रेस्टलेस एक्टिविटी में कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसको जानने के लिए जब पेशेंट अंदर आ जाए तो हमें कंफर्म उससे या फिर उसके अटेंडेंस से कर लेना होता है। क्योंकि कई बार ये एक बार हम लोग ऐसे कॉलेज में है से एसोसिएटेड हैं, तो इसलिए कई बार ऐसा बच्चों को सिखाने के लिए भी हम लोग वो करते हैं कि एक बार हम लोग ने ऐसे ही एक स्टूडेंट को, मतलब पेशेंट को रोल प्ले में, एक पेशेंट को एक स्टूडेंट को एक पेशेंट बनाया और उससे बोला कि आप बार बार झांको और रेस्टलेसनेस की वो करो, एक्ट करो। तो और बच्चों के ग्रुप बना दिए 5-5 के, और उन लोग को बोला कि अब आप ऑब्जर्व करिए कि क्या कर रहा है ये। तो सबने ऑब्जर्व करके यही लिखा कि उसको रेस्टलेसनेस है, एंड वी विल कंसिडर दिस टू बी रेस्टलेसनेस, और उसको हम रिपोर्टरी में एज अ रूब्रिक देख लेंगे। बस एक दो स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बोला कि शायद वो हरिड है, उसका नेचर हरिड है। तो और फिर बाय चांस की बात है, जो हमने उसको रीजन बताया था तुम्हें ऐसे एक्टिंग करनी है कि तुमको अपने बच्चे को लेने जाना है इसलिए तुम्हें देर हो रही है, तो रीजन वो समथिंग एल्स, लेकिन बच्चों ने ऑब्जर्व करके और उसका इंटरप्रिटेशन गलत करा। उन्होंने, किसी ने ये नहीं बोला कि हम जब वो अंदर आ जाएगा अभी हम ऐसे देख के कैसे बता दें कि वो रेस्टलेस है, कि उसको जल्द हरिड है, कि क्या रीजन है इसका, इस एक्टिविटी का या इस ऑब्जर्वेशन का। तो ये ऐसे हम लोग, ऐसे में मुझे एकदम से ध्यान आया, तो ऐसे हम लोग ये क्लास में रोल प्ले करके और स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएशन सिखाते हैं कि ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन में क्या डिफरेंस है और इससे ये गलत ना हो। तो अगर हम रेस्टलेस उसको कंसिडर कर लेते तो शायद हम सिमिलिमम से डिफरेंट मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर पेशेंट स्टूप शोल्डर्ड है। फिर वो एंजाइटी से बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है। तो ये कई सारे ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं, बट ऑब्जर्वेशन के बाद मैं बार बार यही मेंशन करना चाहूंगी, ये सिर्फ ऑब्जर्व्ड चीजें हैं, इनको रिकन्फर्म करके ही हमें अपने केस में कंसिडर करना चाहिए। तो सेकेंड वन इज कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या है, जैसे कि फिजिकल बिल्ड जो है पेशेंट की, जैसे वो डॉर्फ है, माइल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, या फिर लैक्स फाइबर्स है, बहुत थुलथुला जिसको कहते हैं वैसा है, या रिजिड फाइबर है, बहुत नर्वस कॉन्स्टिट्यूशन का, वीक कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। फिर थर्ड है हाइजीन। हाइजीन हम कैसे देख सकते हैं कि या तो वो खुद बताता है या फिर वो ऐसा प्रेजेंटेशन करता है कि नेल्स गंदे और क्रिपल्ड, और गंदे कपड़े पहन के आना, क्योंकि ऑब्वियसली कोई अगर फिजिशियन के पास आ रहा है और उसकी कंडीशन नॉर्मल, वो अपने आप से आ रहा है, तो हर कोई जब हॉस्पिटल या क्लिनिक या
डॉक्टर के पास जाएगा और उसको कोई ऐसी फिजिकल डिसेबिलिटी या ऐसी फिजिकल वीकनेस इतनी नहीं है कि वो अपने आप को तैयार कर सके, तो ऐसा नॉर्मली वो नहीं करता है। इसका मतलब कि उसके हाइजीन में कुछ प्रॉब्लम है। फिर कुछ लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा क्लीनलीनेस के ऊपर मेनिक होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लीनलीनेस का उनको मेनिया होता है। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर या तो ऑफेंसिवनेस या बैड ओडर की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है फेशियल एक्सप्रेशंस। और फेशियल एक्सप्रेशंस में एंजाइटी हो सकती है, कंफ्यूज हो सकता है, या ऐसा परप्लेक्स्ड टाइप का हो सकता है। बहुत परेशानी वाला ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन हो सकता है जिसको कुछ नहीं समझ में आता। फुलिश एक्सप्रेशन, फ्राइटेंड, इडियोटिक, हैप्पी। फिर ऐसा एक्सप्रेशन हो सकता है कि जैसे ही इज इंटॉक्सिकेटेड, फिर स्लीपी, फिर ऐसा ब्लैंक। तो दीज वर द फ्यू एक्सप्रेशंस। और ये सारे मेनली सिंथेसिस के रूब्रिक्स हैं जो मैंने कंसिडर करे हुए हैं। फिर जेस्चर्स में है ऑकवर्ड जेस्चर, मतलब जो नॉर्मली लोगों का नहीं होता, जो नॉर्मल नहीं हम एक्सेप्ट करते हैं, वो दैट इज ऑकवर्ड। फिर नेल बाइटिंग का हैबिट, कोई अलग अलग टाइप के जेस्चर बनाना, जैसे कि आंखें ब्लिंक करना, हाथों से कुछ ऐसे ऐसे करना, फिर हाथों से खेलना, पेन से खेलना, या बार बार नोज को टच करना। तो दीज आर फ्यू मैनर्स। अपने हाथों को रब करना, अंगूठे को ऐसे उंगलियों को बार बार ऐसे, आप उसको आवाज निकालना उंगली से। फिर मतलब वही मोड़ मोड़ के उंगलियों को और ऐसे वॉइस निकालना। ये सब कई बार कई मैनरिज्म्स होते हैं जो एंजाइटी को भी डिपिक्ट करते हैं। पेशेंट कई बार बहुत ज्यादा एंग्शियस होता है, तो भी ये डिफरेंट टाइप के मैनरिज्म और जेस्चर्स करता है। फिर अपनी शर्ट के कॉलर को बार बार वो करना, बटन ओपन और क्लोज करना, पेपर के साथ खेलना। तो दीज आर डिफरेंट मैनरिज्म्स, अलग अलग टाइप के फेसेस बनाना। कई बार पेशेंट आता है और ऐसे उसका उसको ऐसा हैबिट होता है कि वो अपने मुंह को एक साइड में, माउथ को अपने एक साइड में ग्रीमेस करता है। फिर पैरों से चलने में जोर जोर से ऐसे स्टैम्प कर करके चलना। तो दीज आर द डिफरेंट मैनरिज्म्स। अब है नेक्स्ट एटीट्यूड और बिहेवियर, जिस पे मेनली हम लोग बात कर रहे हैं। तो एटीट्यूड में है एब्रप्ट, एब्सेंट माइंडेड, फिर अलर्ट, फिर एक्सेसिव एडमिरेशन, मतलब उसको चाहिए कि बहुत एडमिरेशन मिले। फिर ऐसा जिसको कुछ नहीं चाहिए। फिर चाइल्डिश बिहेवियर। चाइल्डिश बिहेवियर मतलब अपनी एज से, अगर उसकी एज को कंसिडर करा जाए तो उसकी एज में जो नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए उससे वो कम एज का बिहेवियर करे। तो चाइल्डिश मतलब सिर्फ बच्चे जैसा बिहेवियर ही नहीं होता, कोई ओल्ड एज में यंग टीन एज जैसा बिहेवियर करे उसको भी चाइल्डिश बिहेवियर ही कहते हैं। फिर कंटेम्पचुअस। फिर फास्टिडियस, बहुत ज्यादा साफ सफाई को लेके फास्टिडियसनेस दो टाइप से हो सकती है। बहुत ज्यादा साफ सफाई को लेके, या फिर इसको टाइम को लेके, कि जैसे कि अगर ट्रेन का टाइम किसी का 9 बजे का है तो वो 8 बजे से ही बैठ जाएगा। मतलब आधे घंटे का रास्ता है तो वो 2 घंटे पहले निकलेगा उसके लिए, ट्रेन के लिए। तो दीज आर फ्यू थिंग्स विच आर वो जिनको हम फास्टिडियस में कंसिडर कर सकते हैं। कहीं पे भी जाके उसको उलझन होती रहती है कि ये चीज सही से नहीं करी गई है, तो दैट बिहेवियर इज फास्टिडियस। फिर ये एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी मतलब कोई भी पिक्यूलैरिटी या स्ट्रेंजनेस होती है ना बिहेवियर में, जो कि उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए उस एज में उस एनवायरनमेंट में नॉर्मल नहीं है, उसको एसेंट्रिक बिहेवियर कहते हैं। मेनली ऑड बिहेवियर या कोई स्ट्रेंज बिहेवियर जो एक्सपेक्टेड नहीं है,
किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में लोगों के सामने, तो दैट इज एसेंट्रिक बिहेवियर। फिर इमॉडरेट लाफिंग, कोई जितनी हंसी की बात नहीं हुई उससे ज्यादा हंसी आना, बहुत ज्यादा बातें करना, और बातें करने में भी चेंज ऑफ टॉपिक, तो दैट इज लोकेसिटी चेंजिंग। माइल्डनेस, फिर मिस्चीवियस, ओवर एक्टिव, तो ये कई सारे ऐसे एटीट्यूड और बिहेवियर्स हैं। ओवर एक्टिव होना, फिर रिजर्व्ड होना, तो दीज ऑल आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओवर एक्टिव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजर्व्ड, ये सारे ऐसे एटीट्यूड्स और बिहेवियर हैं जो कि जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस वाज माय प्रेजेंटेशन फॉर टुडे, एंड आई वांट टू थैंक this international forum for giving me opportunity again to present for you all. Thank you. थैंक यू वेरी मच मैम। ऑब्वियसली हमेशा की तरह काफ़ी फ्रूटफुल सेशन था और काफ़ी चीज़ें समझ में आई, काफ़ी चीज़ें मतलब नई जानने को मिली। कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स मिले कि हाँ केस टेकिंग में ये भी देखा जा सकता है, ये भी समझा जा सकता है, तो ऑब्वियसली अच्छा था। एंड इसके साथ ही मैं भी अपना केस जब मतलब वो इग्नेशिया वाले केस के हिसाब से मैं भी अपने केस डिस्कस करना चाहूँगा। आई बिलीव एक बच्चा था जो 1.5 साल का है और रोते रोते अपनी सांस रोक लेता था। एंड हम्म इट वाज अ ब्यूटीफुल केस बिकॉज मतलब ऐसा कम ही केसेस ऐसे आता है जिसमें बच्चे बिल्कुल रो रहे हैं और एकदम सांस पकड़ लेंगे अपनी। और हम्म मतलब वो चीज़ एपिलेप्सी में कन्वर्ट भी नहीं हुई थी, सिर्फ इतना ही होता था कि सांस रोक लेता था अपनी। हम्म एंड शुरू में सबके दिमाग में सिर्फ क्यूप्रमेंट आती, क्योंकि ऐसे रूब्रिक्स को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो तो क्यूप्रम इज अ मेडिसिन क्यूप्रमेट जो में, हाँ हाँ। इस तरीके के हर रूब्रिक को कवर कर रही है क्यूप्रमेट। बट हम्म वो बच्चा कहीं से क्यूप्रमेट जैसा मतलब उसमें कोई स्पेसिफिक सिम्टम क्यूप्रमेट का नहीं था। हम्म और बाद में जब केस और अच्छे से लेना शुरू किया गया, मतलब और डिटेल में घुसे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि चीज़ आ क्यों रही है, तो फिर उसकी मॉम ने ऐसे मतलब बातों बातों में ये चीज़ बोल दी कि इस बच्चे को बार बार फीवर आता था हम्म और फीवर के बाद ही धीरे धीरे ये वाला हैबिट कन्वर्ट हुआ है कि रोते रोते सांस रोक लेता है अपनी। हम्म इफ वी सी ऑन दिस रूब्रिक, सो देयर इज दिस ब्यूटीफुल रूब्रिक जिसमें है कि कंप्लेंट्स ऑफ रेस्पिरेशन वीपिंग ड्यूरिंग, हाँ एक हाँ। सेकेंड, रूब्रिक कुछ ऐसे माइंड वीपिंग कंप्लेंट्स रेस्पिरेशन कंप्लेंट्स ऑफ द, हम्म इसमें 4 ही मेडिसिन हैं, क्यूप्रम, सैम्ब्यूकस, रस्टॉक्स एंड एक और कोई मेडिसिन है। इस पेशेंट इस बच्चे को रस्टॉक्स दिया गया था क्योंकि फिर हम्म इसके बाद मतलब वो होता है ना कि जब हम एक पिक्चर सही बिठा लेते हैं तो फिर वो पूरा पोर्ट्रेट धीरे धीरे बनने लगता है, वो सारे हम्म। जिक्सॉ पजल एक साथ मतलब सेटल होने सॉल्व होने लगता है। लगते हैं, हाँ। हाँ, तो फिर वो ही होने लगा। फिर मतलब ये भी समझ में आने लगा कि अच्छा इसीलिए शायद ये बच्चा एक जगह टिक के नहीं बैठता है, कि बातें हम्म करता है फिर भागता है फिर आता है फिर बात करता है फिर भागता है। तो हम्म मतलब वो 1.5 साल का बच्चा था लेकिन टिक के नहीं बैठता है क्लिनिक में एक जगह। हम्म मतलब वो बिल्कुल जैसे उसने चलना भी लेट सीखा था, हम्म तो वो धीरे धीरे ना फिर वो पिक्चर बाय पिक्चर चीजें जुड़ती गई। और तब से आज तक वो बच्चा मतलब ऐसे वीकली आता है तो उसको वीकली स्टैट ट्रस्टॉक्स का दिया जाता है और फिर हम्म वो चला जाता है। या तो फिर अब शुरू में तो स्टैट भी देने की जरूरत होती थी, अभी मतलब चेंज हुआ तो फिर से देना पड़ रहा है, मौसम बदल रहा है तो खांसी जुकाम के हम्म चक्कर में। और वरना फिर एसओएस में रखा हुआ है उसकी फैमिली में कि कभी सांस रोके तो खिला देना, नहीं तो कोई हम्म। दिक्कत नहीं है। तो लिटरली मतलब हम लोगों में से रूब्रिक्स बड़े अच्छे हैं और बड़ा अच्छा काम कर हाँ, देते हैं सडनली। तो कई बार ऐसे होता है कि हम फिजिकली, वो इग्नेशिया के केस में भी ऐसे हुआ था, क्योंकि क्या होता है कि हम कई बार स्टूडेंट्स को पहले वर्कआउट करने के लिए देते हैं, तो वो लोग सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस करते हैं जो पेशेंट ने उस पेशेंट के लिए बताई गई होती है। बट इग्नेशिया जब हम लोग ने दिया था उस पेशेंट को, तो उसमें एक भी सिम्टम इग्नेशिया वाला नहीं था, एक्सेप्ट दिस कि उसकी मदर को ये एक शॉक लगा था और उसकी मदर के अंदर इग्नेशिया के सिम्टम्स थे। तो फिर हम लोग ने बाद में यही करा था कि उसकी मदर की केस टेकिंग करी थी और उसके हिसाब से उसको प्रिस्क्राइब करा था, बिकॉज उस बच्चे में डिलेड माइलस्टोन्स के अलावा और कोई भी सिम्टम हमें को नहीं मिल रहा था। बाकी ना बच्चा वो एक्स्ट्रा रोता था, वो अपनी एज के हिसाब से खाता था, उसके अलावा एक भी सिम्टम नहीं मिला था हम लोगों को। और इट वाज अ वेरी वंडरफुल केस। यही होता है कि हमें ऑब्जर्वेशन में ना क्या चीज ऑब्जर्व करनी है। अभी हम सिर्फ बच्चे को ही अगर ऑब्जर्व करेंगे तो हमसे ये इग्नेशिया मेडिसिन छूट जाती। तो दैट इज द सही। ब्यूटी ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि व्हेन वी हैव टू ऑब्जर्व व्हाट एंड हाउ वी हैव टू इंक्लूड दैट ऑब्जर्वेशन, और हाउ दैट ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट और नॉट।
तो वी हैव टू मतलब कंसिडर दिस, मतलब हमें ये कंसिडर करना है कि कब ये ऑब्जर्वेशन हमें कहाँ पे और कैसे इंक्लूड करनी है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, किस केस टेकिंग के किस पॉइंट ऑफ टाइम पर, और कैसे हमें उस ऑब्जर्वेशन को कंफर्म कर लेना है कि वो जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो कई बार क्या होता है कि सब अपनी अपनी थिंकिंग से ऑब्जर्व करते हैं हम्म। एक ही हम लोगों में सिचुएशन। कंपलसरी यही होता है कि मतलब होम्योपैथी में यही होता है, हर हाँ, डॉक्टर का एक अपना अपने ऑब्जर्वेशन अपने होता है। ऑब्जर्वेशन करता है। हाँ। कई बार एक एक पर्टिकुलर सिचुएशन को अगर हम 10 या 20 लोगों को ऑब्जर्व करने को देते हैं, तो हमें मिलेगा कि 3-4 लोग एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, 2-3 लोग एक ऑब्जर्वेशन करते हैं। एक ही सिचुएशन में डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होते हैं। बिल्कुल। तो और मैम इसीलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से पहले, उसके बाद फिर इस डिस्कशन को दोबारा से कंटिन्यू कर लेंगे। हाँ, धीमेश अरोड़ा जी पूछ रहे हैं, एनी ऑन चाइल्ड थंब सकिंग, एंगर, एज 2.5 है एंड वेरी एक्टिव। तो ये शायद किसी बच्चे की बात कर रहे हैं जो थंब सकिंग कर रहा है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, उस बच्चे की एज 2.5 है और बहुत एक्टिव है। ओके ओके। तो सर इसमें हम लोगों को, मैंने जैसे पहले बताया कि ऐसा एक स्पेसिफिक मेडिसिन तो इसके लिए नहीं बता सकते, हम्म। बट कई बार ये भी एक बिहेवियरल प्रॉब्लम ही है जो बच्चे भी बहुत बड़ी एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है जिसमें थंब सकिंग की है। लेकिन अभी क्योंकि बच्चे की जब तक एज 5 इयर्स या सॉरी 3 इयर्स की है, अभी बच्चा 1.5 इयर्स है, तो 2.5 है। जी। 2.5 इयर्स है, हम्म। तो हम अगर और सिम्टम्स मिलते हैं उसके तो अच्छी बात है। कई बार कैलकेरिया, कैमोमिला, इपिकैक, ये सारी ऐसे मेडिसिन हैं। कैलकेरिया फॉस बहुत ज्यादा इंडिकेटेड आती है, लेकिन हम्म। उसके लिए भी हमें कई मतलब हमें पेशेंट की हिस्ट्री या फिर पेशेंट की मदर और फादर की हिस्ट्री। देखिए एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पे। अगर अभी मैंने जैसे कि बताया कि प्रेगनेंसी या डिलीवरी के टाइम पर या प्रेगनेंसी के टाइम पर या फिर ये पोस्टपार्टम पीरियड में जब बच्चा लैक्टेशन कर रहा हो, तब मदर की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। और कंसेप्शन के पहले की हिस्ट्री मदर और फादर दोनों की इंपॉर्टेंट होती है। तो हम क्या करते हैं कि कभी कभी कई बार नॉर्मली सभी से, क्योंकि कई बार क्लिनिक में इतने पेशेंट हैं या कई बार नहीं ध्यान दे पाए, तो या फादर नहीं आए हैं, तो कई बार हम वो ओवरलुक हो जाता है। तो जब भी हम बच्चे का या 1 साल 2 साल या 3 साल का बच्चा है, तो हमें जनरली चिल्ड्रन केस टेकिंग में, पीडियाट्रिक केस टेकिंग में, हमें मदर फादर दोनों की हिस्ट्री को भी कंसिडर करना चाहिए कि उनको कोई सेटबैक, उनको कोई स्ट्रेस, ग्रीफ जो कंसेप्शन से पहले हुआ हो, या फादर को भी कुछ ऐसा स्ट्रेस रहा हो जिसकी वजह से मदर और अपने आप स्ट्रेस्ड हो जाती है, क्योंकि फैमिली में कुछ ऐसा चल रहा हो तो उससे भी कई बार इफेक्ट आता है। तो वी हैव टू बिल्कुल। कंसिडर दिस ऑल्सो। इसलिए जी। हम रिपोर्टरी में ऐसे देख सकते हैं। तो कई केसेस में मुझे कैलकेरिया फॉस, इग्नेशिया, नाट्रम्यूर, साइलीशिया, फॉस्फोरस, ये सब इंडिकेटेड मेडिसिन हैं जो हम्म। जनरली थंब सकिंग के लिए आते हैं। हम्म। अगर हम इस चीज का रूब्रिक वाइज भी जवाब दें तो थंब सकिंग का जो रूब्रिक है वो कुछ इस तरीके से है कि जेस्चर मेक इनवॉलंटरी हैंड टू द माउथ। माउथ, हाँ। और अगर रूब्रिक और की बात माउथ, करें तो फिर फिंगर्स इन द माउथ, माउथ या में है, और फिंगर्स इन द माउथ। जी, और उसमें मेडिसिन अगर हम बात करें तो यही आती हैं जो आपने बोला था कि कैलकेरिया, फास्फोरस, इपिकेक्वाना, फॉस्फोरस, नाट्रम, साइलीशिया, सल्फर, हाँ, नाट्रम, नाट्रम्यूर। साइलेशिया, सल्फर, यही मेडिसिन हैं जो आती हैं उसमें। तो यही मेडिसिन अगर हम मतलब और एक्सप्लोर करें, कैमोमिला आती है, तो अगर और हम और एक एक्सप्लोर चीज, करें तो हाँ, समझ में आएगा फिर एक बेटर। चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगी कि थंब सकिंग में ना कई बार इसकी लैक्टेशन की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम्म। क्या होता है कि अगर जो मदर है वो वीनिंग के लिए ट्राई कर रही है, मतलब बच्चे को फीड करना छुड़ाने की प्रैक्टिस, मतलब छुड़ाने की ट्राई कर रहे हैं वो लोग, तो हम्म। कई बार ये थंब सकिंग में डेवलप हो जाता है ना। ओके। तो इसलिए ये मैंने कई केसेस में ऑब्जर्व करा है, और वो धीरे धीरे अपने आप चला भी जाता है। तो थोड़े समय के लिए यू कैन वेट एंड वॉच ऑल्सो, और प्रॉपर केस टेकिंग करना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, मतलब क्या कुछ इसके पीछे, उसको बॉटल छुड़ाने की प्रैक्टिस करा रहे हैं या जी। लैक्टेशन मतलब उसको वीनिंग करवा रहे हैं, तो क्या रीजन है ये भी हमें कंसिडर करना चाहिए। हम्म। और ऑब्वियसली जैसे आपने बाद में कंप्लीट किया कि ऑब्जर्वेशनल सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आई हम्म। थिंक मतलब सही में काफी केसेस में ऑब्जर्वेशनल सिम्टम्स ही हमारी हेल्प कर देते हैं।
एज इन आई रिमेम्बर अ केस ऑफ साइनोसाइटिस जो मेरे पास आया था। एंड शुरू में जब मतलब एक क्या कहते हैं वाइट कॉम्प्लेक्शन का आदमी आपके पास आके बैठे जो बहुत सिविल आंसर दे रहा है हम्म और बहुत क्लियर चीजें बात कर रहा है, बहुत वोकल है चीजों के बारे में, तो फर्स्ट हम्म मेडिसिन फास्फोरस स्ट्राइक करती है। बट जब हम्म हम रूब्रिक्स का हाथ पकड़ते हैं तो फास्फोरस, नाट्रम और नक्स के रूब्रिक्स काफी मिलते जुलते हैं मिलते क्योंकि जुलते हैं। तीनों ही पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन हैं। हम्म यहाँ पे मुझे मतलब एक रूब्रिक ने जो बहुत क्लैरिटी दी, जो बाद में मेरी हेल्प हुई, उस रूब्रिक में सिंगल मेडिसिन फास्फोरस के अलावा एक काली फैमिली की एक और मेडिसिन मेंशन्ड है। द हम्म रूब्रिक इज हेयर बिटवीन आईब्रोज। हम्म फेस में है हेयर, आईब्रोज बिटवीन, इस तरीके बिटवीन, से हाँ रूब्रिक हाँ है। हाँ। एंड देयर इज जस्ट टू मेडिसिन, फास्फोरस एंड काली क्लोरेटम और समथिंग, मींस हम्म कैली ग्रुप की एक और मेडिसिन हम्म है। एंड मैं दो ही मेडिसिन में कंफ्यूज था कि पेशेंट फास्फोरस है या मतलब नक्स भी हम्म हो सकता है क्या। हम्म बट फिर वो रूब्रिक एंड फिर वो मतलब बहुत प्रोमिनेंट था कि उसके आईज में ऐसे और ऐसे मतलब आईब्रो थे, हम्म मतलब मिड में बिल्कुल गैप नहीं था। तो हम्म आई वाज लाइक कि ठीक है, अगर रूब्रिक से चीज बोल रहे हैं तो लेट्स गो विद फास्फोरस। हम्म एंड मतलब बहुत ही मैजिकल रिएक्शन था कि सिर्फ फास्फोरस से, मतलब जिस इंसान को पिछले 2 सालों से मोंटेलुकास आप नहीं छुड़वा पा रहे और सिट्राजिन नहीं हम्म छुड़वा पा रहे, तो वहाँ हम्म फास्फोरस ने बहुत जल्दी हैंड होल्डिंग करके बहुत अच्छा मतलब वो दिया था, रिएक्शन दिया था। हम्म। तो आई थिंक ये मतलब भी हम एक लोग क्या ऑब्जर्वेशन का हेल्प। जी कई बार, बिल्कुल। कई बार सर ऐसा ही होता है कि ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑब्जर्वेशनल सिम्टम्स होते हैं ना, जब हम 2 या 3 मेडिसिन पर आ जाते हैं हम्म कि हमें मतलब सिम्टम्स मिल रहे हैं, लेकिन कई बार हमें कंफ्यूजन होता है, तो कई बार ये ऑब्जर्वेशनल सिम्टम्स जो होते हैं उनके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि हमें कर लेते फर्स्ट हैं। प्रिस्क्रिप्शन कौन सा करना है। बिल्कुल, जैसे फिर कई बार ऐसा होता है, अब हम बहुत क्लियर हैं कि शायद पेशेंट नाट्रम हो सकता है, बट अब जब रूब्रिक देखेंगे और 2-3 मेडिसिन कंफ्यूज कर रही है और हमें ये दिख रहा है कि बाल आगे से झड़ रहे हैं, तो फिर हम्म हम हो सकता है ले सकते हैं कि हेड हेयर फॉलिंग फोरहेड फ्रॉम, और तब उसमें नाट्रम आपको और मेडिसिन के साथ फास्फोरस और सल्फर के साथ दिख हम्म सकती है, और वहां पे क्लियर हो सकता है कि मतलब नाट्रम भी हो सकता है पेशेंट। या हम्म। फिर अगर वर्टेक्स से झड़ रहे हैं तो लाइकोपोडियम हो सकती है, हो एसिड सकता फॉस है। हो सकता है, बाल अगर सफेद हो रहे हैं वक्त से पहले तो वहां पे फिर ये ऑब्जर्वेशनल सिम्टम्स हमारी हेल्प कर जाते हैं हम्म कि हाँ शायद ऐसा हुआ होगा। जैसे सोरेनम के पेशेंट को कहीं ना कहीं हिस्ट्री में फीवर रहा होता है, और अगर हम्म। हमें दिख रहा है कि हाँ ये चीज रिपीटेड सोरेनम के फीवर्स कारण, रहते हैं जी, उसको। तो हम सोरेनम वाले से जरूर एक बार पूछ सकते हैं कि आपको बुखार कब आया था लास्ट, या हम्म। कैसे चल रही थी चीजें। और और मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी, ऐसे ही ये है ना एक फ्रैक्चर्स का, हम्म कि मल्टीपल फ्रैक्चर्स, जैसे पेशेंट कंप्लेंट लेके भी नहीं आया था। ये तो मुझे अपने कॉलेज टाइम का याद है कि उस पेशेंट को लाइपोमा था एंड जी ही वाज हैविंग फ्रैक्चर इन हैंड, और उसको हम्म हम मतलब जैसे कैमल के बैक पे हम्प होता है ना, उतना हम्म बड़ा लाइपोमा था। एंड आई, ओके इट वाज वन ऑफ द वेरी गुड केसेस विच आई रिमेम्बर ऑफ 15-20 इयर्स बैक, आई शुड हम्म से। तो वो केस में मेरे जो सर थे उन्होंने सल्फर प्रिस्क्राइब करी थी, एंड ही हैड टोल्ड अस दैट देयर वाज अ हिस्ट्री ऑफ मल्टीपल फ्रैक्चर्स एंड इट शुड ऑलवेज बी कंसिडर्ड, कि उस ओके। समय, और जबकि हम उसको नहीं कंसिडर करते जनरली, हम्म लेकिन जैसे ये कई बार सब। पेशेंट आते हैं और इस तरीके की चीजें बोलते हैं और हम लोग मतलब ओवरलुक कर जाते हैं, एंड सही में हाँ हमें ये चीज हाँ, तो कई देखनी बार, चाहिए। और कई बार क्या होता है कि सामने मैम है सॉरी कुछ। टू इंटरप्ट बट द टाइम ऑफ हाँ हाँ आईएफपीएस हाँ, हिंदी ओके इज ओके। ओवर। सो थैंक यू वेरी मच मैम, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने हमारा ज्ञानवर्धन किया और काफी चीजों के बारे में हमने इट डिस्कस वाज किया और हमें वेरी काफी। नाइस टॉकिंग टू यू आल्सो सर। यस थैंक मैम, यू थैंक यू जी। वेरी मच। एंड इस ओके। तरीके से हमारा हिंदी का सेशन समाप्त होता है। अगेन थैंक यू वेरी मच मैम। एंड इस तरीके से नाउ द टाइम इज फॉर द इंग्लिश सेशन, नाउ वी हैव डॉक्टर मनोज सर विथ अस। डॉक्टर मनोज सर। Thank you, Dr. Manish Asad, and all those participants in this session.